Hello aspirants, welcome to our channel CUET World. I am Abhishek Roy and I will be your coach and mentor in your preparation journey for CUET PG for Sociology. चलिए मैं कुछ अपने बारे में बात कर लूँ सिंस मैं इस चैनल में न्यू हूँ और आप लोगों के लिए भी मैं न्यू हूँ, तो मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैंने अपना बैचलर्स, मास्टर्स एंड नेट JRF तीनों सोशियोलॉजी में क्लियर किया है। मेरी जो बैचलर्स थी वो सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से हुई है, मास्टर्स दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स DU से हुई है एंड 2022 में मैंने अपना नेट JRF क्लियर किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में। एंड आई होप मैं आपका अच्छे से गाइड कर सकूं और इस ये जो आपका जर्नी है इसमें मैं आपका साथी बन के चल सकूं। ये वीडियो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए इसलिए प्रिपेयर किया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि सोशियोलॉजी CUET PG का सिलेबस क्या हम लोगों से डिमांड करता है, कितने सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या क्या कट ऑफ है एंड हमारा स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या होगा, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द स्क्रैच। ये जो सोशियोलॉजी का CUET PG है, NTA के थ्रू ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो अगर आप देखोगे कि NTA जब ये एग्ज़ाम लेती है तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इसके अंदर में प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं। जैसे आप देखोगे JNU, BHU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसमें बहुत प्रोमिनेंट कॉलेजेस आ जाते हैं जैसे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, देन मिरांडा हाउस एक्सेट्रा। फिर आप BBAU देखते हैं, अम्बेडकर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जो आप जानते हैं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे आप प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ में आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो सिर्फ एक फॉर्म के द्वारा, जिसको हम लोग NTA जानते हैं। तो अगर मैं सिलेबस के तरफ आगे बढ़ूं तो सिलेबस में कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले अगर मैं इंस्ट्रक्शंस की ओर चलूं तो आपको जो क्वेश्चन पेपर देखने मिलेगा, ये क्वेश्चन पेपर टोटल 100 क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। टोटल आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। जो 100 क्वेश्चंस रहेगा वो दो पार्ट में डिवाइडेड होगा, पार्ट A एंड पार्ट B। जो पार्ट A होगा, पार्ट A में आपको टोटल 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा एंड पार्ट B में आपको टोटल 75 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर मैं पार्ट A की बात करूं तो पार्ट A में आपको अलग अलग फील्ड से आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चंस, जैसे लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एनालिटिकल स्किल्स जिसको हम लोग रीजनिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। पर जैसे ही हम लोग पार्ट B में आ जाते हैं जिसमें 75 क्वेश्चंस हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज हम लोगों को क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने को देखा जाएगा। अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ सोशियोलॉजी के डोमेन से ही आएंगे। एंड जो जैसे मैंने प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ बताया, जैसे JNU बताया, BHU बताया, DU बताया, अम्बेडकर यूनिवर्सिटीज़ बताया, ये एंड हैदराबाद और यूनिवर्सिटीज़ को आप ऑल्सो कंसिडर कर सकते हो। ये सब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये मेनली 75 क्वेश्चंस जो होंगे पार्ट B, इस पे आपका फोकस करती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक जनरल अवेयरनेस अबाउट द CUET PG सोशियोलॉजी इंस्ट्रक्शंस एंड अदर यूनिवर्सिटीज़ का आपका इंफॉर्मेशन। अगर मैं पिछले साल की कट ऑफ के बारे में बात कर लूँ तो जो पिछले साल का कट ऑफ था वो कुछ इस तरह से गया था कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपका 135 to 150 नंबर गया था। OBC
के लिए 125 to 140, SCs के लिए 115 to 130, ST के लिए 105 to 120 एंड लास्टली EWS के लिए 125 to 140। ये कुछ आपको रिजर्वेशन क्राइटेरिया देखने को मिलेगा, या आपको जैसे रिजर्वेशन क्राइटेरिया OBC, SC, ST एंड EWS में देखने को मिलेगा, और अनरिजर्व कैटेगरी में आपको 135 to 150 मार्क्स देखने को मिला है। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉरी कट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं सिलेबस की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो एक्चुअली हमारा जो सिलेबस है वो बहुत सारे टॉपिक्स में, डिफरेंट टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। जैसे हम लोग देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी, फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं सोशल प्रोसेसेस एंड प्रॉब्लम्स, थर्ड हम लोग चले जाते हैं सोसाइटी, कल्चर एंड सोशल चेंज, फोर्थ हम लोग चले जाते हैं इंडियन सोसाइटी, फिफ्थ हम लोग चले जाते हैं सोशल रिसर्च, एंड लास्टली हम लोग चले जाते हैं सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। अब ये जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को अलग अलग 4 यूनिट्स में बांटा गया है, जिसको हम लोग एक एक करके चलिए देखते हैं। जो सबसे पहला वाला टॉपिक है हम लोगों का यूनिट बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी, उसमें यूनिट 1 आता है। यूनिट 1 में जब हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग को देखना, जब बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों के जहन में या दिमाग में क्या आता है कि सोशियोलॉजी क्या है, कहाँ से इवॉल्व हुआ, क्यों इवॉल्व हुआ, इसको इवॉल्व करवाने की ज़रूरत क्या पड़ी, ये हम लोग देखते हैं। जब ये देखते हैं तो डेफिनेशन के बारे में जब हम लोग प्रोसीड करते हैं तो हम लोगों को क्या दिखता है कि सोशियोलॉजी 2 वर्ड से लिया गया है। वन इज सोशियस एंड लॉगस, ठीक है, जिसका ग्रीक वर्ड में आप डेफिनेशन देख पाओगे। बहुत सारे जो सोशियोलॉजिस्ट हैं या थिंकर्स हैं, जैसे आपके ऑगस्ट कॉम्ट हो गए, उसके बाद मैक्स वेबर हो गए, किंग्सले डेविस हो गए, हैरी एम जॉनसन हो गए, इमाइल डर्कहाइम हो गए, देन आर्नोल्ड ग्रीन हो गए। ये सब अगर आप देखते हो, इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से डेफिनेशन को, सोशियोलॉजी के डेफिनेशन को बहुत अच्छी तरीके से प्रोमिनेंट वे में ये सब डेफिनेशन देखने को मिलता है आपको, ठीक है। ये सब हम लोग सारा चीज़ हम लोग अपने कोर्स में कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। जब मैं स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में बात करता हूँ तो इसका बहुत वास्ट स्कोप है। जैसे इसको बहुत सारे स्कूल्स में, डिफरेंट स्कूल्स में इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है। जैसे पहला द फॉर्मलिस्ट स्कूल देख लेते हैं हम लोग, सेकंड हम लोग सिंथेटिक स्कूल देख लेते हैं। तो इन 2 स्कूल्स में स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी को डिवाइड किया गया है। और जो डर्कहाइम है, इमाइल डर्कहाइम है, उन्होंने सोशियोलॉजी को 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया है, जो कि सोशल मॉर्फोलॉजी है, सोशल फिजियोलॉजी है एंड जनरल सोशियोलॉजी है। ये सब भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि सोशल साइंस का हमारा जो सोशियोलॉजी है, इसका अलग अलग रिलेशनशिप हम लोग कैसे करके डिफ़ाइन करते हैं, साइकोलॉजी से, एंथ्रोपोलॉजी से, हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटिकल साइंस से, ये भी कहीं ना कहीं हम लोग देखेंगे। और एक चीज़ मैं फ्रेंड्स क्या बताना चाहता हूँ आपको, कि ये जितना भी आपको ये जो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, ये फर्स्ट टॉपिक में जो आपको मिलेगा, ये मेनली आपको इंडिविजुअल अप्रोच से मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये आपको इंडिविजुअल अप्रोच से मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मेनली इंडिविजुअल को, पहले सोशियोलॉजी के बारे में जानेंगे, उसके बाद इंडिविजुअल अप्रोच से इस चीज़ को पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे ही यूनिट 1 ख़त्म करते हैं, यूनिट 2 में हम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानने को मिलेगा। जैसे सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, सोसाइटी को पढ़ेंगे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, कम्युनिटी क्या होती है, एसोसिएशन क्या होती है,
नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ क्या होते हैं, ये सब भी इसके इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस देखेंगे। अलग अलग थिंकर्स इसके बारे में क्या बोलते हैं ये देखेंगे। इसके बारे में फिर हम लोग इसके इम्पॉर्टेंस को पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंस को देखने के बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये कैसे कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसके ब्रांचेस होते हैं, इनको भी हम लोग अपने सिलेबस में कवर करने वाले हैं, जो कि हम लोगों का सोर्स से जो हमारा जो कोर्स है उसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जब यूनिट 3 में आ जाता हूँ, यूनिट 3 में ये है कि स्टेटस एंड रोल, टाइप्स ऑफ स्टेटस एंड रोल एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। जैसे ही यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं कि कैसे करके हमारा स्टेटस एंड रोल कैसे करके हमारा इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोसाइटी में आता है और उसका इंटर रिलेशनशिप कैसे होता है, इस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। और इसमें बहुत प्रोमिनेंट डेफिनेशंस है, जैसे आप लिंटन का देख लोगे, मैकाइवर का देख लोगे, जिन्सबर्ग का देख लोगे, फिर डेविस का देख लोगे, ये सब आप कहीं ना कहीं देख सकते हो स्टेटस एंड रोल में। और मैं जहाँ तक बोल दूँ, ये फर्स्ट जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी है, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। लाइक आपके जितने भी प्रोमिनेंट थिंकर्स हैं या सोशियोलॉजिस्ट हैं, ये क्या करते हैं, इन यहाँ से डायरेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग, ये ऐसा क्वेश्चन, या डायरेक्ट ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उठाया जाएगा कि ये डेफिनेशन किसके तरफ से आया है, या ये डेफिनेशन ऑफ रोल किसके तरफ से आया है, वैल्यूज़ का ये डेफिनेशन कौन से थिंकर्स ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। यूनिट 4 की अगर मैं बात करूं तो इसमें मेनली सोशलाइजेशन के बारे में बात किया जाता है कि इंडिविजुअल को सोशलाइज कैसे करते हैं हम लोग, उसका मीनिंग हम लोग पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन पढ़ेंगे, और सोशलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, और एजेंसीज कैसे सोशलाइजेशन का एजेंसीज क्या क्या होगा, जैसे इंस्टीट्यूशन होगा, एसोसिएशन होगा, ये सब हम लोग अपने सोशलाइजेशन के टॉपिक में ये सब भी कवर करेंगे। जैसे ही हम लोग देख पा रहे हैं, जैसे ये कवर होने के बाद नेक्स्ट में आ जाता है थ्योरीज ऑफ सेल्फ, जो कि फ्रॉइड, कुले एंड जे.एच. मीड के पर्सपेक्टिव में हम लोगों को पढ़ना होगा। उसके बाद कल्चर को भी थोड़ा मोड़ा यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे, जिसमें मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर, कल्चरल लैग, कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये सब हम लोग देखेंगे। हाँ फ्रेंड्स, मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये जो आपका सिलेबस है सोशियोलॉजी का, इसके लिए कोई डिफाइंड बुक नहीं है मार्केट में अवेलेबल कि आप कोई बुक खरीद लो, डायरेक्टली वहाँ से आप सारा पढ़ लोगे। इसीलिए मैं आपको बोलूँगा मुझे आप फॉलो कीजिए, मुझे आप कोर्स में कंटिन्यू आप क्लास ज्वाइन कीजिए, क्लास कीजिए, जिसमें मैं कंटिन्यू आपको नोट्स दूंगा। नोट्स के साथ मैं आपको सारा चीज़ एक एक डाउट क्लियर करने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं कि ये सोशल प्रोसेस एंड प्रॉब्लम्स के तरफ नेक्स्ट सिलेबस हम लोगों को लेके जा रहा है। जैसे ही आप देखोगे सोशल प्रॉब्लम्स एंड प्रोसेसेस, इसमें आप देखोगे कि इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से अब हम लोग ग्रुप के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे। कैसे इंडिविजुअल ग्रुप में आता है, ग्रुप में अपने आप को एकोमोडेट करने की कोशिश करता है, उसका जो प्रोसेस होता है, उसका जो सोशल प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, उसके अंदर हम लोग कोऑपरेशन पढ़ेंगे, इंडिविजुअल कैसे एकोमोडेट करता है अपने आप को ग्रुप में वो पढ़ेंगे, एसिमिलेशन पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जैसे कास्ट, क्लास, ये सब पढ़ेंगे। फिर इंडिविजुअल के बीच में या ग्रुप्स के बीच में कंपटीशन कैसा होता है ये पढ़ेंगे। एंड ऑब्वियस सी बात है, अगर कंपटीशन होगी तो कॉन्फ्लिक्ट भी कहीं ना कहीं होगी। जब कॉन्फ्लिक्ट होगी तो लास्ट में सोसाइटी भी चेंज करेगी, ये इसका भी कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ते हुए सोशल ग्रुप्स को जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो सोशल ग्रुप्स को भी हम लोग देखेंगे कि एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से अब सोशल ग्रुप्स कैसा होता है, उसका डेफिनेशन देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, कितने तरीके के सोशल ग्रुप्स होते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ कुछ मेंशन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, इन ग्रुप, आउट ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप, पीयर ग्रुप, ये सब भी कहीं ना कहीं हम लोग कवर करने वाले हैं फॉर श्योर। अब
सोशल ग्रुप्स को आगे बढ़ाने के लिए या सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कहीं ना कहीं अपने अपने को इवॉल्व करते रहते हैं, जैसे मैरिज, फैमिली, किंगशिप, एडुकेशन, रिलीजन, इकोनॉमी एंड मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशन, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के मैं ये बात बताना चाहता हूँ आपको कि यूनिट 4 में अगर आप देखोगे कि सोशल इंस्टीट्यूशन के बाद सोशल कंट्रोल, कैसे करके सोसाइटी हमें कंट्रोल करती है, कैसे हम लोगों पे रूल्स लगाती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाती है, कैसे हम लोग इवॉल्व करते हैं उस रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, ये सोशल कंट्रोल क्या होता है, ये हम लोग इस टॉपिक्स में पढ़ेंगे, मीनिंग के साथ, सिग्निफिकेंस के साथ। एजेंसीज़, जैसे बहुत सारे एजेंसीज़ है, अगर आप कास्ट सिस्टम को देख लो तो जैसे ब्राह्मण्स जो होते थे, जो ब्राह्मण्स टॉप हायरार्की पे रहते थे, वो जो लोअर स्ट्रेटा के जो लोग रहते थे, जो कास्ट रहते थे, उनको कैसे कंट्रोल करती थी। तो ये सब हम लोग धीरे धीरे पढ़ने का कोशिश करेंगे। आपने, हो सकता है ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा हो, नहीं भी पढ़ा हो, तो इसमें हम लोग एक एक चीज़ क्लियर करने वाले हैं अपने कोर्स में। इसके बाद सोशल डेविएंस थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सारा मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर्म्स एंड फैक्टर्स देखेंगे। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के तरफ, जिसका हेडिंग है सोसाइटी, कल्चर एंड सोशल चेंज। ओके, अगर आप देख पा रहे होंगे कि ये मैं ऊपर लिखने वाला था, ये वाला जो ग्रीन आप देख पा रहे हो, ये मैं ऊपर लिखने वाला था इस जगह पर, चलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। इसलिए मैं ये लिखा हूँ कि आपको यू हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली, एज आपको ये स्थायी कहीं भी नहीं मिलने वाला है। आप अगर सोचोगे कि सारा नोट्स सोसाइटी, कल्चर एंड सोशल चेंज का एक जगह मिल जाए, वो कहीं पे नहीं मिलने वाला है। ये अलग अलग जगह से मैं नोट्स बना के फिर आपको पढ़ा के देन मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो जैसे ही इसके यूनिट 1 के बारे में बात करते हैं, तो इसमें सोसाइटीज़, टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है। जब यहाँ पे सोसाइटीज़ के बारे में बात करें तो टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के भी बारे में बात करेंगे कि कितने ट्राइबल पॉपुलेशन है, ट्राइबल के बाद रूरल पॉपुलेशन कितने हैं, या उन लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कितने तरीके के रूरल होते हैं या ट्राइबल होते हैं, या अर्बन, या कितने तरीके के रूरल सोसाइटी होते हैं, वो हम लोग देखने को यहाँ पे मिलेगा। अर्बन सोसाइटी को यहाँ पे हम लोग डिफ़ाइन करेंगे, इंडस्ट्रियल सोसाइटी को डिफ़ाइन करेंगे, या पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी को डिफ़ाइन करेंगे। ये हम लोग रेनेसा से लेते हुए, फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेते हुए आज के मॉडर्न सोसाइटी तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर को भी हम लोग डिफ़ाइन करेंगे। कल्चर आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कल्चर बीच में आया था, फिर से हम लोग कल्चर को यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसका डेफिनेशन एंड नेचर को फिर से यहाँ पे CUET NTA वाले लोग यहाँ पे डेफिनेशन एंड नेचर के बारे में बोला गया है। फिर उसके बाद अगर टाइप्स के बारे में देखते हैं तो मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर होता है। फिर उसके बाद अगर सोशलाइजेशन के बारे में देखते हैं तो सोशलाइजेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, उसका प्रोसेस क्या होता है सोशलाइजेशन का, कितने स्टेजेस में सोशलाइजेशन को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, ये भी हम लोग देखेंगे। सोशल कंट्रोल, जैसे मैं आपको बोल रहा था, यहाँ पे फिर से सोशल कंट्रोल है, ये एक टॉपिक्स में ही हम लोग बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं यूनिट 3 के तरफ। यहाँ पे सोशल चेंज के बारे में बात किया गया है। पहले अगर आप देखोगे ये वाला पोर्शन नहीं होता था, पर 2023 से ये वाला पोर्शन ऐड किया गया है, जस्ट बिकॉज कि सोशल चेंज के जो टॉपिक है ये बहुत अच्छे से क्लियर हो पाए, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड सेकुलराइजेशन। जैसे मैंने आपको क्लियरली बोला था कि सबसे पहले हम लोग रेनेसा को पढ़ेंगे। रेनेसा जब डार्क एज था, डार्क एज के बाद रेनेसा कैसे अपने आप को सोसाइटी इवॉल्व करती है रेनेसा के थ्रू। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के तरफ सोसाइटी गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद कैसे मॉडर्नाइजेशन आया, मॉडर्नाइजेशन के बाद कैसे अभी हम लोग ग्लोबलाइजेशन के तरफ अपने आप को देख रहे हैं, ये करने के बाद कैसे सेकुलराइजेशन होगा, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। और इसको अलग अलग
थ्योरीज़ के साथ, अलग अलग थिंकर्स के साथ पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों का सिलेबस बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। अगर मैं सोशल नेक्स्ट यूनिट में आ जाऊं, तो ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में बात करती है, जहाँ पर फिर से हम लोग टाइप्स, थ्योरीज ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल मोबिलिटी एंड उसके टाइप्स को पढ़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात आती है तो हम लोग कास्ट को पढ़ेंगे, क्लास को पढ़ेंगे, जेंडर को पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब कुछ कुछ टॉपिक्स हम लोग इसमें क्लियर करेंगे, और इसके टॉपिक्स को क्लियर करते हुए हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन कौन से थिंकर्स इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं या वो समझे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इंडियन सोसाइटी के तरफ, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हमारा इंडियन सोसाइटी को भी 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। इंडियन सोसाइटी कैसे इवॉल्व हुई है, उसके ट्रेडिशनल बेसिस ऑफ इंडियन सोसाइटी हम लोग पढ़ेंगे, कैसे हमारे इंडिया में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी कैरी होता है, फॉलो होता है, ये देखेंगे। और इंडिया को प्लूरलिस्टिक सोसाइटी क्यों बोला जाता है और कैसे ये अपने आप को कैरी अभी तक कर रहा है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर जब इंडिया की बात आती है तो कास्ट सिस्टम की बात ज़रूर आएगी, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कास्ट, थ्योरीज ऑफ कास्ट सिस्टम एंड इट्स चेंजिंग डायमेंशन इन इंडिया, आज के प्रेजेंट सोसाइटी में कास्ट का क्या वैल्यू है, पहले क्या वैल्यू था, कहाँ से ये इवॉल्व हुआ, एम.एन. श्रीनिवास को यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, और बहुत सारे जैसे लीला दुबे को पढ़ेंगे। ये सबको हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। कास्ट को भी, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। फिर जैसे ही अगर कास्ट का हमारे इंडिया में कास्ट का बात आ जाता है, तो कास्ट के थ्रू हम लोग बहुत सारा अदर टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, प्रॉफिटाइजेशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन। ओके, जैसे मैं बता रहा था कि पिछले सिलेबस में बहुत सारा चीज़ नहीं था, इस बार नया नया चीज़ ऐड किया गया है। जैसे प्रॉफिटाइजेशन पहले नहीं था एंड यूनिवर्सलाइजेशन नहीं था। ये क्या होता है, ये मैं आपको अपने क्लासेस में समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं यूनिट 4, सोशल इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स इन इंडिया को जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को भी हम लोग एड्रेस करेंगे। यहाँ पे वोमेन को कितनी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है वो भी हम लोग देखेंगे। प्रॉब्लम्स ऑफ दलित, ओबीसीज एंड माइनॉरिटीज़, यहाँ पे क्या क्या उन लोगों के साथ प्रॉब्लम्स है या क्या उन लोगों को यहाँ बेनिफिट मिला हुआ है वो भी देखेंगे। और सब चीज़ हम लोग देखेंगे एक डेटा के थ्रू। डेटा हम लोग अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट का डेटा देखेंगे, रिसर्चर्स का डेटा देखेंगे। देन हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट डेटा को भी फॉलो करेंगे। कभी कभी गवर्नमेंट डेटा भी डायरेक्ट आ जाती हैं यहाँ पे क्वेश्चंस में, क्योंकि सिंस ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाला है तो आप ध्यान दीजिएगा, थियोरेटिकल से ज़्यादा आप लोगों को स्टैटिक पार्ट पूछा जाएगा। तो हमेशा डेटा को आगे लेके चलना होगा। और जब भी मैं डेटा की बात करता हूं तो सोशल रिसर्च वहां पे बिल्कुल आएगी। और जब मैं सोशल रिसर्च की बात करता हूं तो सोशल रिसर्च को भी डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम लोग इसमें देखेंगे कि सोशल रिसर्च को हम लोग डिफ़ाइन करके देखेंगे, इसका नेचर देखेंगे और पर्पस देखेंगे कि कैसे सोशियोलॉजी सोशल रिसर्च के थ्रू अपना पर्पस फुलफिल करता है, वो भी देखेंगे, जिसमें कितने सारे स्टेप्स होते हैं, प्रॉब्लम्स क्या होती है, ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी में क्या प्रॉब्लम्स आती है, इवन सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, ये भी हम लोग, मैं बता रहा हूँ, पूरे स्क्रैच से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 2 अगर देख लें तो रिसर्च मेथडोलॉजी हम लोगों को, अगर आप ग्रेजुएशन 3rd ईयर में आप लोगों ने 6th सेमेस्टर में पढ़ा होगा रिसर्च मेथड्स के बारे में, जहाँ पे आप सैम्पलिंग के बारे में पढ़े होंगे, सैम्पलिंग प्रोसीजर के बारे में पढ़े होंगे, हाइपोथेसिस क्रिएट करना पढ़े होंगे, उसके टाइप्स एंड सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़े होंगे। नहीं पढ़े होंगे तो आपके अभिषेक सर यहाँ पे हैं, मैं सब बताने के लिए रेडी हूँ। सब चीज़ एक एक चीज़ हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। सोशल सर्वे क्या होता है, रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, कैसे सोशियोलॉजिस्ट अपने आप को फील्ड में हाइपोथेसिस क्रिएट करके कैसे वो सैम्पलिंग करने जाते हैं,
कैसे वो रिसर्च करते हैं, कैसे टॉपिक्स इकट्ठा करते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे। और ये सब करने का कुछ कुछ प्रोसीजर होता है, जैसे टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, ये सब भी हम लोग देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन कैसे सोशियोलॉजिस्ट या रिसर्चर होते हैं वो ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं, इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होता है, क्वेश्चनायर कैसे कैसे सेट किया जाता है या क्वेश्चनायर के कितने सारे फॉर्म्स होते हैं वो देखेंगे, शेड्यूल एंड केस स्टडी देखेंगे या टाइप्स ऑफ डेटा भी देखेंगे। और इवन ये नहीं कि सिर्फ ये सब हम लोग जनरल में पढ़ेंगे, ये इन लोगों को अगर बहुत सारे जैसे ऑगबर्न हो गए, किंग्सली डेविस हो गए, फिर इमाइल डर्कहाइम हो गए अपने सुसाइडल थ्योरी में, कार्ल मार्क्स हो गए, ये कैसे इन चीज़ों को देखते हैं, डेटा कलेक्शन को कैसे वो देखते हैं या कैसे कैरी फॉरवर्ड करके आगे वो बढ़े हैं, ये सब भी हम लोग देखेंगे अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से। अगर यूनिट 4 की मैं बात करता हूं तो यूनिट 4 में आपको देखने को मिलेगा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन सोशल रिसर्च। अब ये थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा होगा क्योंकि आपको यहाँ पे स्टैटिस्टिकल आ गया, आप बोलोगे सर मैथ्स यहाँ पे आ गया है, ये कैसे पढ़ेंगे? तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, ये प्रॉपरली आपको ग्राफ बताया जाएगा। ग्राफ के साथ आपको कुछ कुछ प्रोबेबिलिटी का मैं सिंपल मीन मीडियन मोड का आपको कुछ कुछ सिंपल फार्मूलाज बताऊंगा, जिससे आपको बहुत इजी तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, चाहे वो क्लासिफिकेशन हो, टेबुलेशन ऑफ डेटा हो, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो जैसे मीन मीडियन मोड, ये सब मैं बताने वाला हूँ। और एक चीज़ है कि आज यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन सोशल रिसर्च, ये एक जो टॉपिक है, पहले के जो सोशियोलॉजिस्ट थे वो कहीं ना कहीं पेन पेपर ये सब के साथ रिसर्च करते थे। आज हमारे पास बहुत अच्छा बेनिफिट है कि हमारे पास टैब है, हमारे पास कंप्यूटर है, क्योंकि हम लोग मॉडर्न जनरेशन में रह रहे हैं। तो इस मॉडर्न जनरेशन का फ़ायदा एक रिसर्चर कैसे उठा सकता है, इस चीज़ को भी हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ेंगे। और हमारा लास्ट और फोरमोस्ट टॉपिक्स पे आ जाते हैं, जिसका नाम है सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। इसका जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हम लोग देखेंगे सोशल प्रॉब्लम्स, मीनिंग एंड डेफिनेशंस, क्या होता है सोशल प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होता है, क्यों प्रॉब्लम्स रहना ज़रूरी है सोसाइटी में, अगर प्रॉब्लम्स नहीं होगी तो सोसाइटी इवॉल्व नहीं करेगी, ये सब चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, जैसे मैंने अभी बताया तुरंत आपको, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या होगा सोशल प्रॉब्लम को लेके, जैसे एनोमी, सुसाइड जो डर्कहाइम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद एनोमिक नेचर, देन ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर एलिनिएशन का कॉन्सेप्ट इसमें आएगा, ये सब धीरे धीरे हम लोग देखेंगे, ठीक है। यूनिट 2 के बारे में बात करें तो स्ट्रक्चरल इशू जो हम लोग सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में पढ़ने वाले हैं वो इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी पढ़ेंगे, जो कि कास्ट, क्लास, जेंडर और एथनिसिटी को कवर करता है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए मैं इसको स्किप करता हूँ। आगे बढ़ने के बाद मैं बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ भी बहुत सारे हैं यूनिट 3 में यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे फीमेल फिटिसाइड, डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस, डाइवोर्स, प्रॉब्लम ऑफ एजेड एंड ऑल। अब ये सब चीज़ हम लोग इंडियन पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, साथ में गवर्नमेंट डेटा को भी लेके चलेंगे, कैसे नेशन वाइज, उसके बाद स्टेट वाइज, ट्राइब्स वाइज, फिर कम्युनिटी वाइज, रिलीजन वाइज, ये सब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यूनिट 4 के तरफ, तो ये सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, जब भी सोसाइटी क्रिएट होती है या सोसाइटी बनती है, जब यहाँ पे ग्रुप्स बनते हैं, जब यहाँ पे नॉर्म्स बनते हैं, वैल्यूज़ बनते हैं, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी अपने आप को डिसऑर्गेनाइज भी करती है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टर्बिंग एलिमेंट भी होते हैं। और इस डिस्टर्बिंग एलिमेंट को पढ़ने के लिए यहाँ पे क्राइम है, जुवेनियल डेलिंक्वेंसी है, करप्शन है, कम्युनलिज्म है, ड्रग एडिक्शन है, सुसाइड है, नेपोटिज्म है, प्रोस्टिट्यूशन है, एड्स है, ये सब चीज़ों को भी हम लोग एक ब एक, ये सब बहुत छोटा टॉपिक्स है गाइस, हम लोग छोटा छोटा करके एक एक करके ये कवर करेंगे, कुछ भी हम लोग यहाँ पे छोड़ने वाले नहीं हैं।
ओके, चलिए अब अगर इतना बात हो ही गया है तो हम लोग अपना कोर्स के बारे में बात कर लें। तो ये कोर्स हमारा बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, विद इन 10 डेज़। तो मैं चाहता हूँ कि आप जितना 10 डेज़ के अंदर ये कोर्स हमारा स्टार्ट होने वाला है, मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप CUET वर्ल्ड से आप जुड़िए। और जुड़ के, क्योंकि CUET वर्ल्ड में ये आप अगर देखोगे तो पहले से भी पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छे डोमेन में चले आ रहा है। और CUET वर्ल्ड ने बहुत सारा सिलेक्शंस JNU, BHU, DU में दे रखा है। तो अब सोशियोलॉजी के भी थ्रू हम लोग आपको ट्रेन करना चाहते हैं, और ट्रेन करके हम लोग अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आपको भेजना चाहते हैं। तो मैं कुछ आपको स्ट्रैटेजीज़ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन, कि सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है CUET का। सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी। इसमें से अगर आप देखोगे तो टोटल 7 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। सेकंड में अगर बात करूं थ्योरीज ऑफ सोशियोलॉजी, इसमें से आपको टोटल 5 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। सोशल प्रोसेसेस थर्ड टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चंस आएंगे फ्रेंड्स। फोर्थ अगर मैं बात करूं तो सोशल ग्रुप्स आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। एक मिनट, सोशल ग्रुप्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं। सोशल डेविएंसेस से आपका टोटल 3 क्वेश्चंस आने वाला है। टाइप्स ऑफ सोसाइटीज से आपको 5 क्वेश्चंस आने वाला है। एंड जैसे मैंने बताया था स्टैटिक पार्ट्स जो शॉर्ट यूनिट्स हैं उससे 44 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो शॉर्ट यूनिट्स में अब बोलोगे सर आप कौन कौन सा टॉपिक होगा, तो यहाँ पे आप ग्लोबलाइजेशन देख लोगे, वेस्टर्नाइजेशन, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ गाइस, वेस्टर्नाइजेशन आप देख लोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ सोशोलॉजिस्ट को भी आपको पढ़ना होगा, जैसे कार्ल मार्क्स, उसके बाद GH मीड, फिर आपको कूले, ठीक है, फिर आपको वेबर, डरखाइम, ठीक है, कल्चर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि मैं सिलेबस में फॉर श्योर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये सब अगर आप देख लो, ये सब आपका मार्क्स सिलेबस एंड मार्क्स, ओहो, सिलेबस एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। अब मैं अपना स्ट्रैटेजी के बारे में बात करना चाहता हूँ कि मेरा स्ट्रैटेजी क्या रहेगा पढ़ाने का। अगर मैं अपने स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूँ तो मैं आपको सारा लेक्चर डिटेल्स में देने वाला हूँ। जो आपका क्लासेस चलेगा गूगल, हाँ, और मैं एक चीज़ बता दूँ, आपका क्लासेस गूगल मीट में जैसे ही आप ज्वाइन कर जाते हो एक मिनिमम फ़ीस देने के बाद, तो आपका गूगल मीट में आपका क्लासेस होगा, जिसमें आपको प्रॉपर मेरे तरफ से लेक्चर्स पूरे डिटेल्स में मिलेगा, सारा टॉपिक क्लियर किया जाएगा। एवरी सिंगल टॉपिक के लिए आपको DPP प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसके बाद एवरी टॉपिक्स के लिए आपको टेस्ट होगा, जिसमें 5 डेज़ आपका नॉर्मल क्लास होगा और संडे को आपका टेस्ट होगा। फोर्थ अगर मैं बात कर लूँ, टेस्ट आपका पूरा सिलेबस जब आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद भी फुल फ्लेज फॉर्म में कम से कम 4 टेस्ट यहाँ पे मैं लूँगा आप लोगों का। ओके, सबसे बड़ा चीज़ है कि क्वेश्चन के लैंग्वेज को और एलिमिनेशन को समझना, वो भी मैं आपको समझाऊंगा
कि क्वेश्चन के लैंग्वेज को कैसे आपको समझना है या एलिमिनेशन मेथड कैसे आप करोगे, ये भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। कौन कौन से रेफरेंस बुक आपको पढ़ना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या टॉपिक्स के लिए, वो भी मैं आपको बताऊँगा। 7th मैं आपको डेली, वीकली और मंथली डाउट क्लियरिंग सेशन रखूँगा आपके लिए, ठीक है। एंड ये जो हमारा कोर्स होगा ये पूरी तरीके से बाईलिंगुअल होने वाला है, मतलब हिंदी के भी स्टूडेंट्स को, इंग्लिश में तो कॉन्सेप्ट बोलूँगा ही बोलूँगा, साथ में हिंदी के भी स्टूडेंट्स को इसमें कोई भी तरीके से प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बहुत आसान भाषा में आपको ये लेक्चर्स प्रोवाइड करवाया जाएगा और एक एक टॉपिक्स को आपको क्लियर करवाया जाएगा। तो अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ और इस CUET वर्ल्ड को एज सुन एज़ पॉसिबल ज्वाइन कीजिए और जितना जल्दी हो सके हम लोग इस कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं, ताकि हमारा प्रिपरेशन बहुत अच्छे से, बहुत कम टाइम में हमारा प्रिपरेशन ख़त्म हो जाए और हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ PYQs। हाँ, और एक चीज़ मैं बोलना आपको भूल गया कि कहीं ना कहीं हम लोग PYQs भी सॉल्व करने वाले हैं अपने और इवन मेरा एक PYQ का एक वीडियो भी आने वाला है आपको। नेक्स्ट वीडियो, अभी ये सिलेबस डिस्कशन का है, नेक्स्ट वीडियो मैं PYQ का अपलोड करने वाला हूँ, आप उसको भी देखिए। एंड हमारे कोर्स में भी जितने भी PYQ हैं 2019 से लेके 2023 तक सारा मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है। एंड मैं आपसे यही बोलूँगा कि जितना जल्दी हो सके आप ज्वाइन कीजिए। बहुत मिनिमल फ़ीस है, आई थिंक 3K और 2.5K के अराउंड ये फ़ीस रखा जाएगा, अभी डिसाइडेड नहीं है। पर अगर आप ज्वाइन करते हो ये आपके लिए बहुत मिनिमल फ़ीस है और 1 साल का पूरा मैं कोर्स देने वाला हूँ और जिसको लेके आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, A to Z आपको सब चीज़ सिखाया जाएगा। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच। आई एम एंडिंग माई वीडियो हेयर एंड आई होप कि मुझे आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम्स लगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको वो प्रॉब्लम आपका या डाउट अगर कुछ भी हो तो मैं आपका वो सॉल्व कर सकूं।